प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जयेंद्र। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पिछले मन की बात में संग्रहालयों का बहुत विस्तार से जिक्र किया था, उसकी अहमियत भी हमारे सामने रखी थी और देश के ऐसे तमाम संग्रहालयों की उन्होंने चर्चा की थी जिसमें भारत देश की बहुत ही समृद्ध विरासत, हमारी धरोहर संरक्षित है जो बहुत ही अमूल्य है। और सिर्फ हिंदुस्तान ही क्यों, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी संग्रहालय अपने आप में मानव सभ्यता के बहुत ही बहुमूल्य साक्ष्यों को संग्रहित भी करता है और उसको संरक्षित भी करता है। और इसीलिए इन संग्रहालयों की मानव समाज के लिए, देश के लिए, स्वयं हमारे लिए उसकी बहुत अहमियत है, उसका बहुत महत्व है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो ये चर्चा की मन की बात में संग्रहालयों को लेकर, वो बहुत प्रेरक है। आइए मन की बात के उस हिस्से को आज हम एक बार फिर से सुनते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ दिनों पहले ही मैं जापान में हिरोशिमा में था। वहां मुझे हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम में जाने का अवसर मिला। यह एक भावुक कर देने वाला अनुभव था। जब हम इतिहास की यादों को संजो कर रखते हैं तो वो आने वाली पीढ़ियों की बहुत मदद करता है। कई बार म्यूजियम में हमें नए सबक मिलते हैं तो कई बार हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ दिन पहले ही भारत में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का भी आयोजन किया था। इसमें दुनिया के 1200 से अधिक म्यूजियम की विशेषताओं को दर्शाया गया। हमारे यहाँ भारत में अलग अलग प्रकार के ऐसे कई म्यूजियम्स हैं जो हमारे अतीत से जुड़े अनेक पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं। जैसे गुरुग्राम में एक अनोखा संग्रहालय है म्यूजियो कैमेरा। इसमें 1860 के बाद के 8000 से ज्यादा कैमरों का कलेक्शन मौजूद है। तमिलनाडु के म्यूजियम ऑफ पॉसिबिलिटीज को हमारे दिव्यांगजनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय एक ऐसा म्यूजियम है जिसमें 70,000 से भी अधिक चीजें संरक्षित की गई हैं। साल 2010 में स्थापित इंडियन मेमोरी प्रोजेक्ट एक तरह का ऑनलाइन म्यूजियम है। ये जो दुनिया भर से भेजी गई तस्वीरों और कहानियों के माध्यम से भारत के गौरवशाली इतिहास की कड़ियों को जोड़ने में जुटा है। विभाजन की विभीषिका से जुड़ी स्मृतियों को भी सामने लाने का प्रयास किया गया है। बीते वर्षों में भी हमने भारत में नए नए तरह के म्यूजियम और मेमोरियल बनते देखे हैं। स्वाधीनता संग्राम में आदिवासी भाई बहनों के योगदान को समर्पित 10 नए म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में विप्लवी भारत गैलरी हो या फिर जलियांवाला बाग मेमोरियल का पुनरुद्धार, देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित पीएम म्यूजियम भी आज दिल्ली की शोभा बढ़ा रहा है। दिल्ली में ही नेशनल वॉर मेमोरियल और पुलिस मेमोरियल में हर रोज अनेकों लोग शहीदों को नमन करने आते हैं। ऐतिहासिक दांडी यात्रा को समर्पित दांडी मेमोरियल हो या फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी म्यूजियम। खैर, मुझे यहीं रुक जाना पड़ेगा क्योंकि देश भर में म्यूजियम्स की लिस्ट काफी लंबी है और पहली बार देश में सभी म्यूजियम्स के बारे में जरूरी जानकारियों को कंपाइल भी किया गया है। म्यूजियम किस थीम पर आधारित है, वहाँ किस तरह की वस्तुएं रखी हैं, वहाँ की कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, ये सब कुछ एक ऑनलाइन डायरेक्टरी में समाहित है। मेरा आपसे आग्रह है कि आपको जब भी मौका मिले अपने देश के इन म्यूजियम्स को देखने जरूर जाएं। आप वहाँ की आकर्षक तस्वीरों को #म्यूजियम मेमोरीज पर शेयर करना भी ना भूलें। इससे अपनी वैभवशाली संस्कृति के साथ हम भारतीयों का जुड़ाव और मजबूत होगा। तो श्रोताओं, सुना आपने, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में जिक्र किया कुछ संग्रहालयों के बारे में, उनके महत्व के बारे में और हमारे लिए वो कितने इंपॉर्टेंट हैं इसके बारे में भी उन्होंने बात की। और इनमें से 2 ऐसे संग्रहालय हैं, म्यूजियम्स हैं, जो कि एक गुरुग्राम में है जिसका नाम है म्यूजियो कैमरा। और उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने जब बताया कि वहाँ किस तरह से फोटोग्राफी से जुड़ी हुई इतनी यूनिक चीज़ों की कलेक्शंस हैं, तो हमें ये उत्सुकता हुई कि इसके बारे में हम विस्तार से जानें। और दूसरा म्यूजियम जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है मुंबई का, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन आइए पहले हम बात करते हैं म्यूजियो कैमरा के बारे में। नाम भी बड़ा यूनिक है और इसके फाउंडिंग डायरेक्टर श्री आदित्य आर्य जी इस समय हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में हैं।
बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहले तो ये बताएं कि प्रधानमंत्री जी ने जब जिक्र किया, इस बात का उल्लेख किया, तो और लोगों की भी मन में ऐसी उत्कंठाएं जागी होंगी और आप लोगों के मन में तो उत्साह जागा ही होगा इस बात को लेकर। बहुत। मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था जी। जब मुझे फोन आने लगे, अरे भाई जरा जल्दी से सुनो, टीवी देखो, तो मुझे भी बहुत, मैंने कहा क्या हो रहा है? हाँ। कहता आपके बारे में बात कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। अरे वाह। तो बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हुआ और अच्छा भी लगा। निश्चित रूप से। दरअसल जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है उसके बहुत सारे आयाम हैं अलग अलग, और उसमें जो संग्रहालय हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और प्रधानमंत्री जी ने पहले भी मन की बात में कई अंकों में इस बात का उल्लेख किया, अलग अलग मंचों पर भी इसके बारे में उन्होंने चर्चा की, और इस बात को उन्होंने हमेशा हमारे सामने रखा कि ये बहुत महत्वपूर्ण हमारी धरोहर है जो संजो कर रखी जाती है यहाँ पर। ये जो म्यूजियो कैमरा है आदित्य जी, सेक्टर 28 में ही मेरा ख्याल, हाँ जी, आपके मिलेनियम सिटी जिसे कहते हैं गुरुग्राम में, इसकी स्थापना से लेकर अब तक की जो यात्रा रही है उसके बारे में जरूर आपसे जानना चाहेंगे। सर मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट था, सेंट स्टीफेंस कॉलेज से मैंने पास आउट किया और मैं 20 साल की उम्र में फोटोग्राफर बन गया। बट वो जो एक हिस्ट्री में रुचि थी कि यार हमारे प्रोफेशन की क्या कहानी है, ये कैमरा कैसे इवॉल्व हुआ। आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य लगेगा कि कैमरा जो कि एक लैटिन वर्ड है विच मीन्स कैमेरा, एक्चुअली हमारा कमरा है। जब जज बोलता है प्रोसीडिंग्स विल बी हेल्ड इन कैमरा, ही मीन्स इन हिज रूम। सो जो हम कमरा बोलते हैं वो कैमरा है। अच्छा। तो ये कमरा कैमरा कैसे बन गया, हाँ। यही एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है फोटोग्राफी की। क्या बात है। और वो सब करते करते धीरे धीरे 40 साल में मेरे को जहाँ जहाँ असाइनमेंट मिले और मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए कबाड़ी पूरे विश्व के। अच्छा। देश के नहीं, सब लोग मुझे व्हाट्सएप भेजने लगे। जैसे जैसे व्हाट्सएप डेवलप हुआ, उससे पहले फ़ोन करते थे लोग। हाँ। कि हमारे पास ये कबाड़ पड़ा हुआ है, आपको इंटरेस्ट आएगा? तो मैं कहता था फोटो भेजो। फिर धीरे धीरे फिर मेरे पास ये इतने हजारों कैमरे इकट्ठे हो गए और मेरा इसमें रुचि बढ़ती गई कि ये हिस्ट्री क्या है, किस तरह से ये फोटोग्राफी इवॉल्व हुई है। तो आपके पास तो इतनी जगह भी नहीं थी, मैंने सुना बेसमेंट में ही सारी चीजों को फिलहाल तो रखना पड़ा होगा उस समय। बिल्कुल, बेसमेंट में ही मेरा म्यूजियम था। अच्छा। जो कि फिर 2009 में मैंने थोड़ा सा लोगों का प्रेशर आने लगा, मैंने कहा भाई सैटरडे संडे को फोन करके आ जाया करो। फिर लेकिन लोग आने लग गए। अच्छा। और धीरे धीरे कुछ सरकारी IAS ऑफिसर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व थे, उन्होंने मेरे को बुलाया और कहा कि हम देखना चाहते हैं क्या है। देखा, उन्होंने कहा आप म्यूजियम बनाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल बनाऊंगा। तो ये एक बहुत ही यूनिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनी जो कि आज की दिन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ये पार्टनरशिप की आप बात कर रहे हैं, ये पार्टनरशिप किनके बीच में है? मेरे और गुड़गांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, गुड़गांव हरियाणा सरकार के बीच में। जब आपने इतनी चीज़ें इकट्ठी कर ली, आप कहीं तो इस धरोहर को दिखाओगे और छोड़ के जाओगे। तो यही मेरा एक आइडिया था कि एक पब्लिक के लिए एक ऐसी जगह बनाई जाए जो कि यहाँ पे लोग आए, देखें, पढ़े, लिखें। बिकॉज फोटोग्राफी आज की डेट में एक बहुत ही डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है। जी, इस समय तो मोबाइल फोन से हाँ। लेबरर भी, हाउसवाइफ भी, और एक जो मेड है आपके घर में वो भी फोटो खींच के अपनी फैमिली से, फ्रेंड से शेयर कर रही है। बिल्कुल। उसका भी इंस्टाग्राम पेज है। वो बोलती है मैंने ये देखा। जी। क्या देखा, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तभी तो मुझे लगता है कि जिस तरह आप कहते भी हैं कि जो ये म्यूजियो कैमरा है आपका, यहाँ फोटोग्राफी का इतिहास भी है, फोटोग्राफी का विज्ञान भी है, और जो फोटोग्राफी एक कला है वो भी वहाँ पर वो पढ़ाते भी हैं। अच्छा, क्लासेस चलती हैं Yes. इसकी? किस तरह के कोर्सेज, क्या रेगुलर? सब तरह की। अच्छा। क्या है, आज की डेट में कैमरे का एवोल्यूशन हो चुका है। कैमरा हर एक की जेब में है, हर एक के हाथ में है। क्यों? मोबाइल फोन इतना ज्यादा इवॉल्व कर चुका है, आप फोटो ले सकते हैं और पूरी दीवार में उसकी फोटो आप बना सकते हैं, क्योंकि साइज ऑफ इमेज सब कुछ बढ़ते चले जा रहा है। तो नाउ इट्स नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी, अब इट्स द आर्ट ऑफ सीइंग। आपकी आंख से आप कैसे अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं। और तो वो आंख जो है आपका कैमरा है। कैमरा है। हाँ। और टेक्नोलॉजी सब कुछ अब
आपके हाथ में है। लेकिन एक चीज और भी आदित्य जी, ऐसे म्यूजियम में जब हम जाएं, मान लीजिए फोटोग्राफी की या कैमरा जब बना होगा बिल्कुल शुरुआती दौर में, तब से लेकर आज तक जो इवॉल्व हुआ है वो, उसको भी देखकर लोगों को हैरानी भी होगी और एक नॉलेज का आपका खुद उसमें इजाफा होता है कि कैसे कैसे चीजें आगे डेवलप हुई हैं। तो एक दो कैमरे हैं हमारे म्यूजियम में जो कि होंगे 50 किलो 100 किलो के इतना वजन है। हाँ, तो ये जो बच्चे आते हैं स्कूल के, कई बार 100 बच्चे 200 बच्चे, बड़ी बड़ी स्कूलों के बच्चे आते हैं, बसों में भर के आते हैं। हाँ। एक बच्चा आता है, सर सब कुछ ठीक है, ये जो बड़ा सा कैमरा है 100, इससे सेल्फी कैसे लेते थे? तो अब वो जब मैंने सुना तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही इनका थिंकिंग, आई हैव टू एड्रेस दैट। Yes. ये वर्ड सेल्फी कब आया और कैसे आया और सेल्फी की स्टोरी क्या है? अच्छा, फिर उसके भी और आपने उसके ऊपर हमने बहुत बड़ी चर्चा की। अच्छा, इस तरह से मुझे लगता है चीजें नई नई आती रहती हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन है, और इंटरेक्शन के साथ साथ मुझे ये भी बड़ी खुशी होती है, प्रधानमंत्री जी ने खुद इस बात की चर्चा की कि पब्लिक फंडिंग से ये सारा जो आपका म्यूजियम कैमरा है वो रन होता है, उसका संचालन होता है। कंस्ट्रक्शन के समय मेरा ख्याल है हरियाणा सरकार ने कुछ कंट्रीब्यूट किया था। एब्सोल्युटली, सरकार ने जमीन दी और कुछ सीएम फंड से धन आया, लेकिन हमने उसको एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल दे दिया है कि ये सेल्फ सस्टेन चले, कि म्यूजियम बनाना एक सरकार का काम नहीं है, बल्कि सरकार को जस्ट फैसिलिटेट करना है। और जो प्रधानमंत्री जी ने बोला घर घर में म्यूजियम पड़ा हुआ है, सच बात, वो सुनकर के मुझे वो याद आया उस दिन का कि जब मेरे घर के बेसमेंट में ये चीजें थी जी। तो घर घर के जो म्यूजियम के बारे में उन्होंने कहा वो बहुत ही रेलेवेंट है। हमारे हर शहर में हर घर कुछ ना कुछ चीजें ऐसी पड़ी हुई हैं। आजकल बात हो रही है म्यूजियम्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो पार्टीशन म्यूजियम्स की बात हो रही है, क्योंकि कितनी फैमिलीज अपने साथ क्या चीजें लेके आई, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनको आज कोई एकत्रित करके और एक जगह लाए। अच्छा, आपके पास तो जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय की, क्योंकि उस समय फोटोग्राफर्स तो इतने ज्यादा तो थे नहीं, मोबाइल फोन भी नहीं था कि हर कोई खींच सकता है, बहुत कम लोग थे, लेकिन आपके पास उस समय के नेगेटिव्स भी बहुत सारी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। वो क्या होता है, कुछ सेरेंडिपिटी है, कुछ एक ऐसा वर्ड है कि चीजें आपको अपने आप आने लगती हैं। तो कुलवंत रॉय एक फोटोग्राफर थे जो गांधी जी के साथ 1938 में खान अब्दुल गफ्फार खान को मिलने गए, और ये सारे नेगेटिव्स वो मुझे 1980 में और 84 में उनका देहांत हो गया, छोड़ गए कि भाई देखो मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कर पाया हूँ, तुम देख लेना क्या अच्छा, कर उनके सकते कोई हो। फैमिली मेंबर भी नहीं थे? नहीं, नेवर मैरिड, डिडंट हैव अ फैमिली एज सच। ये ना ईश्वर की कुछ अपनी एक नियति है परमपिता की, और वो आपके माध्यम से ये चीजें होनी थी और इस रूप में रास्ते भी बनते चले गए हैं, और ये बहुत यूनिक और बहुत वैल्यूएबल कलेक्शन है आदित्य जी, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान की ये चीजें हैं आपके पास। खैर, बहुत सारी और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में हम आपसे चर्चाएं करेंगे, लेकिन एक उत्सुकता तो सबसे पहले ये होती है, किसी भी बच्चे के मन में भी हो सकती है और हमारे मन में भी है, कि सबसे पुरानी चीज कोई आपके म्यूजियम में कौन सी रखी है, जो कैमरा या कुछ भी? एक कैमरा है 1860 का। 1860 का मतलब कि शुरुआती तब हुई थी? 19 अगस्त 1839 को हम फोटोग्राफी का बर्थडे मानते हैं। अच्छा। क्योंकि उस दिन लुई डेग्योर ने और फ्रेंच गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया और कहा दिस इज अ गिफ्ट टू द मैनकाइंड, और फ्रेंच गवर्नमेंट ने उसके ऊपर से पेटेंट निकाल दिया। तो हम 19 अगस्त को, जो कि आज के टाइम में वर्ल्ड फोटोग्राफी के डे में सेलिब्रेट किया जाता है, तो हमारे पास जो शुरुआती सबसे पहला कैमरा है वो 1860 का है, लेकिन उसके आसपास की बहुत सारी फोटोग्राफ्स और एल्बम्स है, ओरिजिनल एल्बम्स। अच्छा, वैसे मेरा ख्याल है 2000 से ज्यादा अलग अलग तरह के अलग अलग पीरियड के कैमरा जो हैं आपके म्यूजियम में हैं, और इससे भी ज्यादा हैं। चलिए, ये तो बहुत कमाल की बात है और बहुत यूनिक बात है। फोटोग्राफी वैसे बहुत पेशेंस तो उसमें चाहिए होता है, मुझे लगता है उस जमाने में उससे और भी ज्यादा ज्यादा चाहिए होता था। अब मैं आपको बताऊं, मैं यही जो आज के दिन में जो स्कूल के बच्चे आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, आप आज फोटोग्राफी एक चीज से कंट्रोल होती है जो उन दिनों में नहीं होता था। आप ये हजारों कैमरे देख लीजिए, वो एक बटन है, बता दीजिए, वो बटन आपके हाथ में आपके कैमरे में है, वो बटन नहीं था।
इन किसी कैमरों में नहीं है। तो बोलेंगे शटर, प्रीव्यू, सब भूल जाते हैं। आज के दिन में एक चीज है जिसने सब कुछ वर्ल्ड को चेंज कर दिया है, वो है डिलीट। एनालॉग टाइम्स में डिलीट नहीं होता था। हाँ। आपको जो टेप है वो आगे बढ़ती है, टेप के ऊपर लिखा नहीं जा सकता आप दोबारा यूज नहीं कर सकते उसको। बस फिल्म आगे बढ़ती थी, 36 होते थे एक्सपोजर, हाँ। आप उसके ऊपर दोबारा नहीं कर सकते थे। सो यू हैड टू थिंक। आपको जो भी करना होता था वो आप बड़ा एक प्री विजुअलाइजेशन से सोच करके बटन दबाते थे। आज क्या है, आज थोड़ा सा अंधाधुंध काम होता है। अब आपके साथ आदित्य जी, आपके म्यूजियम की हम सैर करना चाहते हैं दरअसल, और आप हमें अपनी वाणी के माध्यम से हमको वो चीजें दिखाएंगे जो आपके म्यूजियम में है। कौन कौन सी गैलरीज हैं, कैसे कैसे हम आगे प्रोसीड करते हैं, क्या क्या उसमें यूनिक चीजें हैं जिसको जरूर हमें देखना चाहिए। तो जैसे ही घुसेंगे आप म्यूजियम के अंदर, तो पहली चीज है, एक बहुत बड़ी आंख बनी है। अच्छा। और उसमें लिखा है, आंख एक्चुअली एक बहुत बड़ा कैमरा है जो कि आपके पास है। उसके अंदर रेटिना है जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, उसके अंदर शटर है जो कि आपकी पलक है, उसके अंदर लेंस है, अच्छा। उसके अंदर आइरिस है जो कि आपका एपर्चर है। जब बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है तो आप आँख को थोड़ा भींच लेते हैं। हाँ। तो आँख का रोल कैसे रहा, और एक्चुअली जो आपकी आँख देखती है वो उल्टा देखती है, वो आपके दिमाग में उसको फिर से सीधा कर दिया जाता है। उसकी इमेज उस रूप में जो सीधे। लेंस है, लेंस हमेशा इमेज को उल्टा कर देता है। फिर नेक्स्ट आता है पिन होल कैमरा, जो कि हर एक बच्चे ने अपने स्कूल में कभी बनाया होता है। एक बिस्किट के डब्बे के अंदर उसमें होल करके इमेज देखते हैं। और फिर आता है कैमरा ऑब्सक्यूरा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, लैटिन में कमेरा बोलते हैं। एक्चुअली वो हमारा कमरा है। जी। और द वर्ड कमरा एंड कैमरा आर सो डीपली लिंक्ड। यूरोपियन आर्टिस्ट वर्मीर created everything by tracing images on camera obscura, and they used to just fill in the colors. So ये जो कैमरे का एवोल्यूशन है, फिर नेक्स्ट स्टेज पे कि एक फ्रेंच इन्वेंटर नीप्स ने कहा कि एक ऐसा मैं कुछ केमिकल बनाना चाहता हूँ जो कि किसी कागज पे कोट करूँ या मेटल की प्लेट पे, जिसको मैं कुछ लाइट पे रखूँ और वो उस पे छप जाए। अच्छा। तो ये फिर जो आइडिया था, एंड ऑल्सो ये 18वीं सदी 19th सेंचुरी वर द एजेस ऑफ डिस्कवरीज, और एक डिस्कवरी से दूसरी डिस्कवरी, तीसरी, और फिर तो डिस्कवरी चलती रही। तो उसके अंदर एक टाइमलाइन है, जैसे आप घुसेंगे कि हर 10 साल फोटोग्राफी में क्या हुआ, क्या इन्वेंशंस हैं, क्या फोटोग्राफर्स ने नई नई प्रोजेक्ट्स किए। फिर उसके बाद आपको कैमरों की कहानी सुनने को मिलेगी। और फिर एक प्रोजेक्ट कॉल्ड पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था, जिसकी हमने ओरिजिनल पिक्चर्स दिखाई हैं म्यूजियम के अंदर। लॉर्ड कैनिंग ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हो गया। बिकॉज जब 1857 जो हमारी आज़ादी की पहली लड़ाई हुई थी जी, तो अंग्रेजों को ये समझ में नहीं आया कि ये गुजर, जाट, अहीर कौन होते हैं। तो एक प्रोजेक्ट जो पीपल ऑफ इंडिया था, उसमें हर एक की फोटो और उसके बारे में लिखा गया, जिससे कि जो अंग्रेज आते थे उनको बताया जाए कि भाई ये इस देश में इस तरह के लोग मिलते हैं। तो आपको कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसा लुक है उनका, इनका चाल चलन, वेशभूषा, बहाव कैसा। अच्छा। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है कॉल्ड पीरियड स्टूडियो। अच्छा। कि 19th सेंचुरी में ये पीरियड स्टूडियो क्या होता था, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो छत और एक साइड शीशे की होती थी, जिस पे सफेद कर्टन लगा होता था, जिसको फोटोग्राफर मूव करता था टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग ऑन द सब्जेक्ट। अच्छा। हाँ, लेकिन अब मैं एक चीज आपसे पूछूं, जब आप 19th सेंचुरी की फोटोग्राफ देखते हो लोग बड़े गुस्से में स्टिफ खड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। स्माइल क्यों नहीं कर रहे हैं? कभी आपने सोचा है? बिल्कुल, ये बात तो है। क्योंकि सर यही म्यूजियम का एक बहुत बड़ा रीजन है कि फोटोग्राफी की जर्नी को दर्शाना। उस टाइम में एक फोटो लेने में 5 सेकंड से लेके 2 मिनट तक लग सकते थे। तो सब्जेक्ट को एकदम स्टिफ खड़ा होना पड़ता था। क्यों? कैप होती थी, खोलते थे,
और स्माइल नहीं कर सकता था कोई, खड़ा रहना उतनी देर तक स्माइल करना भी बड़ा मुश्किल था। कर ही नहीं सकता। सो हाँ। it was because of the technology that people did not smile. It's not that कि people didn't want to smile. अच्छा। बट आप देखिए विक्टोरियन टाइम्स, जी, पुरानी जी। पिक्चर्स सब बड़े स्टिल खड़े हुए हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल बिकॉज सही। वो टेक्नोलॉजी, जो फिल्म का सेंसिटिविटी थी बहुत ही लो होती थी उस जमाने में। तो टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल कर रही थी। आज की डेट में आप ISO 6000 लेके चलते हैं, जी। उस टाइम में ISO 3 होता था। तो ये म्यूजियम इज द स्टोरी ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी इवॉल्व। लेकिन आपके यहाँ वो कुछ ऐसे गैलरीज भी हैं मेरा ख्याल है जहाँ पिक्चर ले सकते हैं जो विजिटर्स हैं। खासकर ये पीरियड स्टूडियो में। हाँ, उसी का जब आपने जिक्र किया तो मुझे ध्यान आया कि ऐसी गैलरी भी है। बिल्कुल, तो बहुत जगह हमने ऐसी थोड़ी थोड़ी चीजें बना रखी हैं हाँ। कि आप अपनी फोटो खींच सकते हो। हाउ आप अगर 19th सेंचुरी में आपकी फोटोग्राफ किसी ने प्रोसेस की होती तो आपकी शक्ल कैसे लगती। इंटरेस्टिंग है। ये भी है। बहुत अच्छा। लोग इस तरह की चीजों को बहुत एंजॉय भी करते होंगे और इस बहाने सीखते भी बहुत कुछ सो होंगे। म्यूजियम्स का एवोल्यूशन हो चुका है। म्यूजियम्स अब एक अजायब घर नहीं है जहाँ पे चीजें सिर्फ रखी होती हैं, बट म्यूजियम्स एक इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सो द वर्ड इज पार्टिसिपेटरी, इमर्सिव, ऑल इंक्लूसिव कल्चरल स्पेसेस। म्यूजियम्स एक सिर्फ दिखाने की जगह नहीं है, बट लोगों को इन्वॉल्व करने की जगह है और एजुकेट करने की जगह है। अच्छा, इस तरह के म्यूजियम से एक ये तो लगता है कि अलग अलग इस तरह के सब्जेक्ट या थीम को लेकर भी म्यूजियम मेरा ख्याल है होंगे बहुत सारे। हम लोग को इतनी जानकारी नहीं है। नॉर्मली हम उस तरह के संग्रहालयों के बारे में जानते हैं जहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग फील्ड की अलग अलग चीज़ें। अब कैमरा के बारे में कोई म्यूजियम है, वो आपके म्यूजियम के माध्यम से हमें पता चला मन की बात के जरिए। तो ये भी एक बड़ा यूनिक आइडिया है जो कहीं भी किसी भी शहर में किसी भी तरह से इस तरह के प्रयास हो सकते हैं और बहुत इसमें चीज़ें जुड़ सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है घर घर में म्यूजियम छुपा है। बिल्कुल। क्योंकि मेरे कई बार एक फ्रेंड है, उनके पास सिर्फ मेंढक है, और कितने मेंढक हैं, 700-800 तरह के मेंढक हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अरे हाँ, अच्छा। वो सिर्फ वो कुछ इसमें एनवायरनमेंट में काम करती हैं। हाँ। तो वो जहां भी जाती हैं वो मेंढक आर्ट, मेंढक ये, अब वो मेंढक का म्यूजियम है उनके घर में है। क्या बात है। बड़ी यूनिक बात है। लोग करते हैं। और एक आपको पता नहीं है, मालूम, दिल्ली में एक बहुत बड़ा म्यूजियम है, टॉयलेट म्यूजियम। हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने तरह तरह के टॉयलेट्स इकट्ठे कर रखे हैं। हाँ, ये तो है। अच्छा, आपके यहाँ एक्टिविटीज भी तो बहुत सारी होती हैं आदित्य जी, कल्चरल एक्टिविटीज जो बाकी तो इससे जुड़ी तो। हाँ, म्यूजियम का काम दिखाना नहीं है, बट लोगों को और सोसाइटी को इन्वॉल्व करना है। आर्ट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट शोकेसिंग, गैलरी नहीं है आप आर्टिस्ट टॉक्स, म्यूजिक, लेक्चर्स, ऑथर्स। तो हमारे यहाँ हर 10 दिन 15 दिन में एक ऐसी टॉक होती है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी होती है। जैसे मुजफ्फर अली आए, उन्होंने अपनी बुक लॉन्च की और बुक के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, और 150 लोग आए सुनने के लिए, और लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि आपकी आर्टिस्ट की जर्नी क्या रही है। निश्चित रूप से। तो ये सब कार्यक्रम चलते रहते हैं बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ जी। और ये सब फ्री होते हैं और ओपन होते हैं पब्लिक के लिए। वी डोंट चार्ज फॉर दीज थिंग्स। आप वहाँ जो दूसरे ऐसे आर्टिस्ट हैं उनकी जो कलेक्शंस हैं उनको भी वहाँ पर गैलरी में डिस्प्ले करते हैं? बहुत, हर 15 दिन में एक नया आर्टिस्ट का काम दिखाया जाता है। अच्छा, चलिए, बहुत यूनिक बातें हैं, बहुत कमाल की बातें हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जाते भी हैं। खैर, आपके म्यूजियम में आप बता भी रहे हैं, लेकिन अभी मन की बात में चर्चा हुई, कुछ आज आपसे चर्चा करने का मौका मिला है, तो उत्सुकता और बढ़ेगी लोगों की और ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचेंगे। दरअसल ये लोगों की आदत में ये चीज़ आनी चाहिए कि कहीं भी किसी भी शहर में आप जाते हैं तो ढूंढें कहाँ कौन सा किस तरह का म्यूजियम है। तो इस पे मैं एक चीज, मैं जब भी बाहर के कंट्रीज में गया हूँ जी, मैंने देखा है फ्राइडे, सैटरडे, संडेज म्यूजियम्स ऑफ आर्ट के बाहर लोग लाइनें लगी हुई हैं, और उसके अंदर मैं देखता हूँ तो बहुत सारे इंडियंस भी खड़े हुए हैं। मैं कई बार उनसे जाके पूछना चाहता हूँ, सर आपने इंडिया में कितने म्यूजियम देखे हैं? तो मतलब हमारे लोगों में, हम बाहर जाके म्यूजियम्स देखते हैं, अपने देश में इतने म्यूजियम्स हैं जो कि म्यूजियम्स आर अ प्लेस ऑफ एजुकेशन।
बिल्कुल, They tell you about your past, which helps you figure out your future. निश्चित रूप से इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए प्रधानमंत्री महोदय बार बार इसके बारे में चर्चा भी करते हैं। आप आज हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने बड़ी रोचक ढंग से और बड़ी रोचक बातें हमारे साथ शेयर की हैं। आदित्य जी, बहुत बहुत आभार आपका। आपका शुक्रिया करूंगा और बहुत बहुत आभार है, आपने हमको बुलाया और म्यूजियो कैमरा टीम की तरफ से मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रही हैं संग्रहालयों के बारे में। संग्रहालय वो जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में की थी और एक संग्रहालय को लेकर यानी म्यूजियो कैमरा के बारे में तो हमने बातचीत सुनी, लेकिन अब बारी है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के बारे में जानने की और इसके लिए हमने सीधे रुख किया है मुंबई का, क्योंकि ये संग्रहालय मुंबई में ही स्थित है और इस समय फोन लाइन के जरिए हम जुड़ चुके हैं वहां की सीनियर क्यूरेटर वंदना प्रपन्ना जी से। तो आइए स्वागत करते हैं उनका और बातचीत की शुरुआत करते हैं। वंदना जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। नमस्कार। प्रधानमंत्री जी ने जब इस संग्रहालय के बारे में अपने पिछले मन की बात में जिक्र किया तो स्वाभाविक सी बात थी कि हर एक की उत्सुकता बढ़ गई होगी इस संग्रहालय के बारे में जानने की और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे बात करके इसके बारे में आज ये मौका मिलेगा हमें कि हम ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री जी के उल्लेख करने के बाद तो वैसे काफी उत्साहजनक माहौल भी हो गया होगा वहाँ संग्रहालय को लेकर। जी जी, हमें बहुत बहुत प्रसन्नता हुई कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे संग्रहालय का उल्लेख किया और विशेष रूप से उनको ये जानकारी भी थी कि हमारे कितना संग्रह है, तो ऐसा ही उन्होंने उल्लेख किया कि वे जानते थे कि हमारा म्यूजियम किस तरह से काम कर रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक चीज है और हमें सभी लोगों में मतलब सभी स्टाफ में बहुत प्रसन्नता का विषय कि एटलीस्ट संग्रहालय को प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े स्तर पर सामने रखा और हमारे संग्रहालय का उल्लेख किया। जी, ये सचमुच बहुत खुशी की बात है और इस बहाने बाकी लोगों को मन में भी बहुत उत्सुकता जागी होगी और ये संग्रहालय तो वैसे भी बहुत पुराना है, 100 साल से भी ज्यादा पुराना है संग्रहालय। 100 साल। जी। कब इसकी शुरुआत हुई थी? जी, पिछले ही वर्ष हमारा सेंटिनरी ईयर मतलब 100 वर्ष हमने मनाए हैं और अगर संक्षेप में मैं आपको बताऊं इसके इतिहास के बारे में तो 1905 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स आने वाले थे मुंबई, तो यहाँ के मुंबई के कुछ चुनिंदा जो लोग थे जो शहर के बारे में जानकारी रखते थे और शहर के बारे में कुछ करना चाहते थे, जैसे फिरोज शाह मेहता हैं, जस्टिस चंद्रावरकर थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, नरोत्तम गोकुलदास थे, डेविड ससून थे, तो उन्होंने चाहा कि एक संग्रहालय की स्थापना इस समय की जाए ताकि शहर के लोगों को एक बहुत सुंदर कलेक्शन या संग्रह देखने का मौका मिले। तो इसकी स्थापना 1905 में वैसे विचार के रूप में हो गई थी, लेकिन जब बिल्डिंग बनी तो 1914 में पूरी बिल्डिंग बन के तैयार हो गई और 1921 में ये संग्रहालय लोगों के लिए खोल दिया गया। अच्छा, वैसे जब इसका नाम रखा गया शुरू में तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम रखा गया था जी, लेकिन उसका अब जो नाम है वो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है, तो नाम में परिवर्तन कब हुआ? नाम में परिवर्तन 2002 में हुआ। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है और एक बड़ी खास बात है जो वंदना जी आपने बताई कि इस संग्रहालय की तो नींव ही मुंबई के लोगों ने ही रखी, वहाँ के प्रबुद्ध लोगों ने रखी और आज भी ये संग्रहालय पब्लिक के सहयोग से ही यानी समाज के सहयोग से ये चल रहा है, इसका संचालन हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि समाज अपने आप को अगर उस भूमिका में लाता है यानी इन चीजों में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करता है तो ये चीजें अपने आप चलती रहती हैं और बहुत खूबसूरती के साथ अच्छे ढंग से आगे बढ़ती हैं। जी, आपने बहुत अच्छा शब्द यूज किया कि खूबसूरती के साथ, तो बहुत खूबसूरती और बहुत अपनेपन के साथ ये म्यूजियम अभी भी आप कहें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। और हमेशा अगर जो लोग सोचते हैं कि हम शासन की तरफ देखें अगर हमें कुछ चाहिए तो वो जरूरी नहीं है, हम अपने तौर पर भी अपने स्तर पर भी बहुत सारा काम कर सकते हैं और हमारा संग्रहालय उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है। जी बिल्कुल, लेकिन आपके संग्रहालय के बारे में मैंने ये भी सुना वंदना जी कि ये संग्रहालय तो है लेकिन संग्रहालय से भी कुछ और अधिक है ये। जी, अब ये क्या अधिक है थोड़ा ये बताएं हमें। आप इसे कह सकते हैं कि हमारा संग्रहालय जो कि अभी विश्व स्तर पर भी हमें बहुत लोग जानते हैं और वो हमें इस तरह से जानते हैं कि हम म्यूजियम ऑफ आइडियाज हैं। वो हमें म्यूजियम ऑफ कलेक्शन नहीं कहते बट वी आर वन ऑफ द म्यूजियम विच आर नोन फॉर म्यूजियम ऑफ आइडियाज। अच्छा, तो आइडियाज तो बहुत तरह की चीजें हम यहाँ करते हैं, संग्रह ही नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ के मुंबई के लोग
विश्व की कलाओं को भी देखें तो हर साल और हर 2 साल में एक बार हम कोई ना कोई विश्व की कला यहाँ लेके आते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज जो आप बता रही कि बहुत सारी नई चीजें आप लोग करते हैं, संग्रहालय की बात हम करेंगे थोड़ा, लेकिन वो नई चीजें क्या है, किस किस तरह की गतिविधियां या किस तरह के इवेंट्स आप लोग करते हैं इस संग्रहालय में, जो एक रूटीन में हम कहें कि एक धारणा जो संग्रहालयों को लेकर है उससे और बाहर, उसे और व्यापक बनाती है ये चीजें? जी जी, तो एक जो बहुत सुंदर परिकल्पना हमारी है वो है म्यूजियम ऑन व्हील्स। प्रगति मैदान में एक बहुत बड़ा जो अभी इस संग्रहालय को लेकर सम्मेलन, तो उसमें भी उसकी शिरकत हमने की थी। तो हम ये सोचते हैं कि अगर लोग संग्रहालय तक नहीं आ पाते हैं तो हम उन तक पहुंचे, क्योंकि एक कल्चर को लेके के जो भूख है वो खाली शहरों में नहीं है, वो सभी जगहों पर है। उसके अलावा हमारा बच्चों को लेके एक म्यूजियम है जो मुंबई में, तो ये पहला म्यूजियम है जब हम बच्चों के दृष्टिकोण से वो एक म्यूजियम बनाया हमने, जो कि हमारे प्रीमाइसेस में ही है जी। और उनकी भी शिरकत उसमें होती है। वही अपनी एग्जीबिशंस क्यूरेट करते हैं, हम उनको ये मौका देते हैं कि वो अपनी एग्जीबिशंस क्यूरेट करें और उल्टा हमें उनसे बहुत सीखने मिलती। अरे वाह, जी बड़ी रोचक बात है। किस किस तरह की बातें सीखने को मिलती हैं आमतौर पर? बच्चे, एक बात तो तय है कि वो उसमें क्रिएटिविटी बहुत होती है और बहुत सहज होती है, बहुत सहज होते हैं। और हम क्या है, हम एक ही दिशा में सोचते हैं, लेकिन वो बहुत व्यापक उनका दृष्टिकोण है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक महाभारत रज़मनामा है जो महाभारत का पर्शियन अनुवाद है, तो हमने उनसे कहा था कि आप म्यूजियम में से कोई वस्तु एक एक अपनी पसंद की सिलेक्ट करें और अपनी तरह से उसको इंटरप्रेट करें। तो एक बच्ची थी, उसने वो पेंटिंग लिया और जनरली हम उस पेंटिंग के बारे में यही कह दें कि बीच में पितामह है, वो शरशैया पर लेटे हैं और जो भी महाभारत की कहानी हम बताते हैं। लेकिन उसने कहा कि एक व्यक्ति है जिसने लोगों के लिए इतनी कठिनाई उठाई, तो मतलब कितना उसका बलिदान था लोगों के लिए, वो मैं बताना चाहती हूँ। और उसने जब डिस्प्ले किया तो उसी के पास में उन्होंने किलो का एक पटिया सा बनाया और लोगों से कहा कि आप जरा हाथ खाली रखिए इस पर और सोचिए कि कैसा भीष्म पितामह ने क्या सहन किया होगा। हमने कभी इस दृष्टि से सोचा ही नहीं। सच बात है, कितनी गहनता से उसने इस बात को महसूस किया होगा, कितनी इंटेंसिटी से महसूस तो किया। हम बहुत सीख रहे हैं उनसे। आपकी इस बात से हमें कितनी प्रेरणा मिल रही है कि बच्चे कितने नए ढंग से सोचते हैं, नई नई चीजें सोचते हैं। जो आपका संग्रहालय है वंदना जी, इसमें मेरा ख्याल है 70,000 से ज्यादा कृतियां जो हैं वहां पर संग्रहित हैं, उसका प्रदर्शन किया गया है और दुनिया भर की चीजें उसमें है। तो उसको अगर हम मेन कहें, सेक्शंस कौन कौन से हैं जिन सेक्शंस में इन सबको रखा गया है? हमारे पास करीब 22 वीथियां हैं और उसमें हिंदुस्तान की सारी चीज, जैसे आप स्कल्पचर शिल्प ले लें, प्रस्तर शिल्प हैं, भारतीय लघु चित्र हैं, उसके अलावा टेक्सटाइल, क्योंकि आप जानते हैं कि मुंबई जो है वो टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस था, तो ऐसी कोई भी पहली बार हमने एक टेक्सटाइल को लेकर वस्त्र की वीथी बनाई है। वो है कॉइन्स की गैलरी, ज्वेलरी की गैलरी है और उसके अलावा विश्व की बहुत सारी चीजें। हम आप कह सकते हैं कि हमारा संग्रहालय जो है वो एक एनसाइक्लोपीडिक म्यूजियम है। तो चाइना, जापान, तिब्बत, नेपाल, यहाँ की सारी यूरोपियन आर्ट, तो ये सारी चीजें की झलक आपको इस संग्रहालय में मिलती है। और अगर मैं कहूँ कि प्रस्तर युग से लेके आज तक, कंटेम्प्रेरी आर्ट तक अगर आपको कला के दर्शन करने हो तो आप हमारे संग्रहालय में आइए। अच्छा, सबसे पुरानी जो कृति होगी वो कौन सी है, कितने साल पुरानी होगी? सबसे पुराना तो स्टोन टूल्स है, जो प्रस्तर शिल्प जिसको प्रस्तर शिल्प नहीं लेकिन हथियार जो होते हैं। फिर हमारे पास इंडस वैली जो हड़प्पा सभ्यता की चीजें हैं और उसके बाद से लेके सभी युगों के जो महत्वपूर्ण आयाम हैं वो हमारे संग्रहालय में है। और जहाँ की निकलसन कलेक्शन हमारे संग्रहालय में आया जो एकदम कंटेम्प्रेरी आर्ट के बारे में लोगों को बताया, तो 50,000 साल से लेके आज तक का इतिहास आप देख सकते हैं। अच्छा वंदना जी, आपका जो स्पेसिफिक फील्ड है वो है मिनिएचर पेंटिंग, वो इंडियन मिनिएचर पेंटिंग है या क्वाइंस हैं, और ये हमें पता चला था कि इस म्यूजियम में, आपके संग्रहालय में, ये दोनों ही चीजों की बहुत ही समृद्ध वहाँ पर कलेक्शन है, बहुत रिच है कलेक्शन वहाँ की। क्या क्या है मिनिएचर पेंटिंग में, क्या क्या खास है वहाँ? मिनिएचर पेंटिंग में हमारे पास सभी शैलियों के, आप जैसे जानते हैं कि लघु चित्र जो है विभिन्न शैलियों में बने, तो शुरुआत से लेके जो सबसे पुराने पाम लीफ के, मतलब ताड़ पत्रों पे जो चित्र बने थे, उनसे लेके अभी तक के भी चित्र जो अभी भी हम संग्रह करते हैं, तो आपको पूरा एक चित्र 12वीं शताब्दी से लेके आज तक का जो प्रगति है वो आपको उसमें मिलती थी। वंदना जी, ये तो बड़ी नाजुक चीज होती है, जैसे ताड़ पत्र पे हजारों साल पहले अगर कोई चीज बनाएगी, कोई पेंटिंग बनाएगी, उसको रंगा गया,
और एक आकार दिया गया, तो उसको संरक्षित रखना भी बहुत बड़ी चुनौती है। कैसे संभव हो पाता है ये सब? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, बिकॉज जैसा कि शायद आप जानते हैं कि संग्रहालय में जो वीथियां हैं वहाँ पर खाली 10% हमारा कलेक्शन दिखाया जाता है, जी। बाकी का 80% हमारे स्टोर्स में होता है। तो वो बहुत अच्छी कंडीशन में होना बहुत जरूरी है। तो इन सब जो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट्स हैं जो उनके लिए हमने एक स्टोर बनाया है जो क्लाइमेट कंट्रोल है, जहाँ पे पूरे समय हम ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंट्रोल में रखते हैं। और ये सारी चीजें वहाँ, जैसे टेक्सटाइल हुए, पेंटिंग हुआ, आइवरी हुआ, ये सारी चीजें हम वहाँ संग्रह करते हैं। तो इस तरह से उनकी हम देखभाल करते हैं, हम लंबे समय तक जीवित रख सकें। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम संग्रहालयों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और इस समय छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। वहां सीनियर क्यूरेटर वंदना प्रपन्ना जी से, जो फोन लाइन के जरिए हमसे जुड़ी हुई हैं। वंदना जी, एक सवाल जो मन में उभरता है बार बार कि म्यूजियम या संग्रहालय में हमें क्यों जाना चाहिए? हमारे लिए, एक व्यक्ति के लिए वो क्यों आवश्यक है या क्यों उसकी आवश्यकता हमारे लिए है? थोड़ा इसके बारे में जरूर प्रकाश डालें आप। लोगों को, मुझे लगता है कि थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता है इन चीजों को लेकर, जो आपसे हमें प्रेरणा के रूप में मिलेगा। जी, हमेशा मैंने, जब भी हम कभी दर्शकों से या बच्चों से पूछते हैं कि आपने संग्रहालय देखा है, स्पेशली जो लोग इसी शहर में रहते हैं, कई बार वो कहते हैं कि हाँ, हम स्कूल में थे तब आए थे। और उसके बाद जब वो आते हैं कभी कभार, तो कहते हैं कि हम क्यों नहीं आए इतने दिनों तक, तो क्यों हमने अपने आप को वंचित रखा इस पूरी से। बिकॉज इस संग्रहालय में हम तो कस्टोडियन है, पर जिस संग्रह को हम संभाल रहे हैं वो हम सभी का संग्रह है, इट्स अ शेयर्ड हेरिटेज। तो जिसको हम संभाल रहे हैं, और लोग अगर ये यहाँ संग्रहालय में आएंगे तो अपने आप के बारे में हमेशा से ज्यादा जान पाएंगे और अपने आप से ज्यादा गर्व महसूस कर पाएंगे कि हम कितनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत की धरोहर के मालिक हैं। तो मुझे लगता है कि अपने आप को जानने के लिए संग्रहालय आना बहुत जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसमें माता पिता की या परिवार की बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो लोग खुद भी अगर संग्रहालयों में विजिट करें, वहां जाएं, किसी भी शहर में जाते हैं तो वहां पर इस तरह के संग्रहालय मिलते ही हैं, छोटे हों या बड़े हों। तो एक आदत सी बना लें कि एक बार जरूर ऐसे म्यूजियम्स में, ऐसे संग्रहालयों में जाएं, अपनी पुरानी धरोहरों को देखें। वंदना जी, आपके चूंकि वैसे तो देखिए कॉइन्स जो यानी सिक्के, वो भी इतिहास का एक दस्तावेज है और उसके आधार पर भी इतिहास के तथ्यों से हम परिचित होते हैं। और आपके इस संग्रहालय में मुझे लगता है कि एक बड़ा यूनिक सा नाम भी है और बड़ा मीनिंगफुल है, लक्ष्मी कला धाम, यही है ना? हाउस ऑफ लक्ष्मी। तो लक्ष्मी से तो सीधे सीधे धन से, संपदा से, समृद्धि से हम जुड़ जाते हैं या वो आभास मिलता है। करेंसी या जो सिक्के हैं आपके यहाँ संरक्षित हैं, मैंने सुना है बहुत बहुत पुराने सिक्के भी हैं आपके यहाँ, क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। तो हमारे पास जो सिक्कों का संग्रह है वो लगभग 37,000 में 37,000 सिक्के हमारे यहाँ हैं। और जो आप शुरू से, मतलब जो जिसको हम कहते हैं पंचमार्क कॉइन या आहत सिक्के, जो कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेके आज तक अभी जो करेंसी चल रही है, पेपर करेंसी, वहां तक का पूरा आपको इतिहास हमारी गैलरी में देखने मिलेगा। और उन सिक्कों की एक बड़ी खासियत ये होती है कि बाकी की चीजें, जैसे आप कह रहे थे कि पाम लीफ है या पेपर या जो भी चीज है जो पेरिशेबल होती है, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, हमें इतिहास के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती। लेकिन सिक्के जो क्योंकि मेटल में होते हैं, वो पूरा इतिहास आपके सामने बयां करते हैं। और वो बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है सिक्कों के बारे में कि वो ना केवल आपको इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, लेकिन पूरा एक इतिहास के डिफरेंट जो पहलू हैं वो सिक्के आपको बताते हैं। अच्छा, एक रोचक चीज ये भी थोड़ी मुझे लगा कि, और इसके बारे में मैंने कहीं चर्चा भी सुनी थी, दरअसल इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो जब दिल्ली में हुआ 18 से 20 मई के बीच, और यहाँ भी बहुत सारी चीजें ऐसी प्रदर्शित की गई थी, तो वहाँ मैंने सुना था आपके यहाँ नेचुरल हिस्ट्री का भी एक अलग सेक्शन है और बहुत महत्वपूर्ण कलेक्शन है वहाँ पर, कुछ बताएं उसके बारे में। जो हमारा नेचुरल हिस्ट्री का सेक्शन है वो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के कलेक्शन का और हमारे कलेक्शन का मिलके बनाया गया है। और जो पहले उसके अभिरक्षक या क्यूरेटर थे वो सालेम अली जी थे। सालेम अली जी आप जानते हैं, वर्ल्ड विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, और उन्होंने जो क्लासिफिकेशन उस समय बर्ड्स का जो किया था वो अभी तक चल रहा है। बहुत सुंदर। तो डायरामा केसेस हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे जान सकेंगे नेचुरल वर्ल्ड के बारे में कि किस तरह के हैबिटाट्स में ये पक्षी रहते हैं, किस तरह के हैबिटाट्स, बहुत सारे उसमें से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं।
तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। जी, आपके यहाँ विदेशी कलाकृतियां भी बहुत सारी हैं, प्रदर्शित की गई हैं जी। मेरा ख्याल है चीन या जापान ऐसे देशों के भी बड़े अनूठे जो संग्रह हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित हैं। ये संग्रह जो है विशेष रूप से सर रतन टाटा और दोराबजी टाटा, जो जमशेदजी टाटा के जो सुपुत्र थे, उनका कलेक्शन हमारे पास 1922 और 1933 में आया। अच्छा। तो ये सारा जो यह संग्रह है विशेष रूप से उनके संग्रह से बना, और उसके बाद कुछ कुछ दूसरे भी कलेक्शंस आते रहे। तो इस संग्रह में चाइना, जापान, बर्मा, यूरोपियन आर्ट जैसे यूरोपियन पेंटिंग्स हैं, अलग अलग शैलियों की यूरोपियन पेंटिंग्स हैं, वो हमारे संग्रह में हैं। अच्छा वंदना जी, समय की सीमा, इसलिए बातचीत को हम बहुत लंबा तो नहीं खींच सकते, लेकिन एक बात चलते चलते जरूर जानना चाहेंगे आपसे कि संग्रहालयों के नजरिए से भारत आज दुनिया में किस जगह है, क्या स्थान है उसका? जबकि विरासत तो हमारे पास बहुत ही बहुमूल्य है, अमूल्य है जी, लेकिन संग्रहालयों के नजरिए से इस विषय में जरूर मैं कहना चाहूंगी कि जिस विरासत को लेकर हम बैठे हैं, मुझे लगता है हमारे संग्रहालय उसका उचित सम्मान कहें या रखरखाव कहें, वो रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा विश्व हमको जानता है इसीलिए। और हमारे संग्रहालय इस विषय में बहुत कुछ कर सकते हैं जो अभी होना बाकी है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के इंटरेस्ट से या संस्कृति विभाग के इंटरेस्ट से या लोगों के इंटरेस्ट से अगर ये चीज हो जाती है तो बहुत जरूरी है, और ये अब समय आ गया है कि हम इसमें अपना योगदान दें। हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, आप लोग करके दिखा भी रहे हैं। जी वंदना जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने समय निकाला और हमसे बातचीत की, और भारत के नहीं दुनिया के बहुत महत्वपूर्ण संग्रहालयों में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय की जो जानकारी है आपसे बातचीत के माध्यम से हमें मिली है, बहुत ही रोचक है, प्रेरक है, और ज्यादा से ज्यादा लोग वहां जाएंगे, देखेंगे और अन्य संग्रहालयों में भी जाएंगे। तो वंदना प्रपन्ना जी, आपका बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। श्रोताओं, अब समय है जब पोस्ट बॉक्स नंबर 111 के इस कार्यक्रम से मैं जैनेंद्र आपसे विदा लूं। बस अपना ध्यान रखिएगा और अपने साथ साथ इस देश की जो समृद्ध धरोहर है और इस राष्ट्र का जो गौरव है उसके प्रति भी अपने आप को सचेत, सजग और सक्रिय रखिएगा। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर